नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही मज़े में, बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आइए अब थोड़ी पढ़ाई करते हैं। तो मैं विनम्रता पाठक एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम अपनी जो अध्ययन की शैली है, जो श्रेणी है, जो क्रमबद्धता है, उसको आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 5 पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही मनोहर दृश्य प्राकृतिक चित्रण किया है इसमें कवि ने। और खेतों में लहलहाती फसलों के बारे में बताया है। किस तरह से शहर के माहौल से दूर गांव में कितना आनंदमय दृश्य है, इस चीज़ से हमें परिचित कराया है। यानी जो प्रेम है, जो प्यार है, जो सहजता है, जो आनंदमय जीवन है, वह गांव की उन लहलहाती खेतों और फसलों के बीच में है। इससे हमें परिचित कराया है कवि ने। तो बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर का वर्णन या कविता, जो पंक्तियाँ चंद्र गहना से लौटती बेर के बारे में केदारनाथ अग्रवाल जी ने हमें परिचित कराया है। तो आइए इससे सबसे पहले तो हम कवि से परिचित होते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो कविवर केदारनाथ जी के बारे में जानते हैं। उनका जन्म बच्चों 1911 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के ही बांदा जिले के कमासीन गांव में। केदारनाथ जी का जन्म बांदा जिले के कमासीन गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद से हुई थी और आगरा विश्वविद्यालय से। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से बड़ा गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में बच्चों उनका देहांत हो गया। उनकी जो रचनाएं हैं, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं बच्चों। और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोवियत संघ नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। और जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद है। यानी जो रचनाएं हैं इनकी, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन परिपूर्णता से है और जिसमें शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा और स्थापत्य की कला है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो ग्रामीण जीवन से क्या तात्पर्य है बच्चों? ग्रामीण जीवन का मतलब कि जो शहरी आडंबर है उससे कहीं दूर बड़े आनंदमय जीवन का जहाँ पर हम अपने यापन करते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि यदि नज़रिया हो तो चीज़ें सामान्य से लगती हैं और सामान्य से दिखने वाली चीज़ें भी असाधारण सौंदर्य का प्रतीक होती हैं। यानी अगर आपका नज़रिया, किसी भी देखने वाली चीज़ से आपका नज़रिया बदल जाए तो सामान्य से दिखने वाली चीज़ भी असामान्य और सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई देती है। कवि का कहना ये है कि जो प्रेम है, जो प्रेम पनपता है हृदय में, वह गांव के खेतों के लहलहाती फसलों के बीच में है, वह शहर के जीवन में या शहरी नगरीय जीवन में नहीं है। यहाँ पर कवि ने नगरीय और ग्रामीण जीवन शैली की तुलना भी की है और क्या कहा है कि ग्रामीण जीवन की सरलता और सहजता, जिसमें कि प्रेम पनपता है और सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य की वशीभूत होकर कवि क्या कहते हैं। तो आइए चैप्टर में देखते हैं हम कवि ने क्या कहा है। देख आया चंद्र गहना,
देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है। तो क्या है बच्चों, देख आया यानी चंद्र गहना गांव से लौटते हुए। इसका संदर्भ और प्रसंग भी जानिएगा बच्चों। संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की काव्य खंड कविवर केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर से अवतरित है, जिसमें कवि ने खेतों में लहलहाती फसलों का वर्णन किया है और उनके एटीट्यूड का यानी उनकी जो रहन सहन है यानी एक नायिका के रूप में वर्णन किया है, मानवीकरण का रूप दिया है फसलों को, विविध फसलों को मानवीकरण का रूप दिया और एक नायिका का रूप दिया है। तो क्या कहते हैं कवि, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य में, मैंने चंद्र गहना गाँव से लौटते समय अब मैं क्या दृश्य देख रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक खेत की मेड़ पर, मेड़ यानी बच्चों जो खेत के किनारे किनारे मिट्टी की थोड़ी ऊंची सी ढेरी बनाई होती है उसे मेड़ कहते हैं। तो उस मेड़ पर बैठे हुए कवि खेतों को, खलिहानों को निहार रहे हैं और क्या बताते हैं कि एक बीते के बराबर, बीते का मतलब हाथों का जो ये नाप होता है बच्चों, एक बीता यानी इस अंगूठे से लेकर यहाँ काने उंगली तक, इस तरह एक बीता बोलते हैं ना, ऐसे नापते हैं। तो जो हाथों का ये नाप है, तो क्या कह रहे हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, जो छोटा सा चना, इसका पौधा एक बीते के बराबर है और यह ठिगना सा छोटा सा चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, यानी अपने शीश पर गुलाबी फूल का, ऐसे लग रहा है जैसे मुकुट लगाया हो, बांधे मुरैठा शीश का यानी एक ताज सजाया हुआ है गुलाबी फूलों का, यानी चने का जो गुलाबी फूल है वह ताज की भांति उस पौधे पर दिखाई दे रहा है। सज कर खड़ा है, नितन कर सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, और उसी के पास बच्चों अलसी का पौधा भी है और हठीली यानी बड़ी नखरीली सी है, बड़ी एटीट्यूड में है। तो क्या कह रहे हैं, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, हठीली सी है, देह की पतली कमर की है लचीली, यानी उसके देह जो है, उसका जो शरीर है वो पतला है, कमर लचीली है, यानी एक सुंदर नायिका के रूप में वर्णित किया है इन्होंने। और नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, यानी जो अलसी का फूल है वह नीले रंग का है और उसको सिर पर चढ़ाए हुए बड़ी इतराती हुई, यानी हठीली सी है, बड़ी इतराती हुई वहाँ पर अलसी का पौधा भी निकला हुआ है। और क्या कहते हैं कवि, कह रही है जो छुए है दूं हृदय का दान उसको, यानी वो हठीली सी चंचल सी जो अलसी है, यानी एक नायिका का रूप दिया है कवि ने। और क्या कह रहे हैं कि वह क्या कहती है कि जो मुझे छू दे उसको मैं अपने हृदय का दान दे दूँ, यानी मैं इस दिल का दान उसको दे दूँ, यानी उसके लिए प्रेम से समर्पित हो जाऊँ। और सरसों की न पूछो, यानी सरसों के बारे में तो पूछो ही मत, हो गई सबसे सयानी, यानी वह तो सबसे सयानी, सयानी से तात्पर्य बच्चों यह है कि विवाह के योग्य हो जाना, यानी उसकी उम्र जो है वो विवाह के योग्य हो गई है। तो कह रही है हाथ हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए, यानी उसके जो पीले पीले फूल हैं उसको हाथ पीले करने का मुहावरे का रूप दिया है कवि ने। ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, यानी अब वो ब्याह के मंडप में हाथ को पीले किए हुए ब्याह के मंडप में आ गई, यानी जो सरसों है वह विवाह के योग्य हो गई है और वह ब्याह के मंडप में आई है। और फाग गाता, फाल्गुन, फाग एक गाना होता है जो फाल्गुन के महीने में होली पे लोग गाते हैं। तो कह रहे हैं फाग गाता मास फागुन, आ गया है जैसे, यानी फाग गाता फाल्गुन का मास भी आ गया है, महीना भी आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, यानी वो कह रहा है ये तो कोई स्वयंवर हो रहा है, चलो मैं भी देखने चलता हूँ। और देकर कवि कहता है फाल्गुनी हम जैसे प्रकृति का प्रेम भरा हुआ है, प्राकृतिक प्रेम को भरा आंचल, मंद मंद उसका जो आंचल है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य का जो अनुराग अंचल है
प्यार भरा जो हृदय है आंचल है वह हिलोरे ले रहा है। यानी फाल्गुन मास उस स्वयंवर को देखने आता है जहाँ पीली ताज में सरसों लहराती हुई ब्याह के रूप में खड़ी है, और फाल्गुन उस स्वयंवर को देखने आया है। क्या कहता है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। यानी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह बड़े प्रेम रूप में वहाँ पर हिलोरे ले रहा है या वहाँ डोल रहा है। तो इसमें विशेष क्या है कवि ने बताया। बच्चों देखिए क्या कह रहे हैं कवि। कवि द्वारा खेतों में लहलहाती फसलों का आकर्षक शब्द चित्र में प्रस्तुत किया। यानी वो चित्र जो है जो कवि ने वर्णित किया है वह हमें दिखाई नहीं दे रहा, शब्द चित्र में अपने शब्दों के द्वारा उसे वर्णित किया है। चने, अलसी और सरसों का मानवीकरण किया गया है। यानी एक नायिका का रूप दिया है चने के पौधे को, अलसी के पौधे को और सरसों के पौधे को। फूले फल सबसे सयानी, यानी फ और स की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुराग अंचल में रूपक अलंकार है। सयानी से अभिप्राय विवाहावस्था को प्राप्त करना है, यानी वह इतनी बड़ी हो गई है कि वह विवाह के योग्य हो गई है। हाथ पीले करना मुहावरे का प्रयोग हुआ है बच्चों। मुरैठा ब्याह जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज एवं प्रसंगानुसार है। यानी पूरा प्रसंग कविता को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आ जा रहा है कि कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति में बच्चों कवि ने नगरीय जीवन की नीरसता के प्रति उपेक्षा का भाव और ग्रामीण जीवन के प्रति सरसता के चित्र प्रस्तुत किया है। और क्या कहते हैं, इस विज़न में यानी इस सुनसान में दूर व्यापारिक नगर से, यानी जो व्यापार से भरा हुआ है, यानी काम धंधे में सब लोग बड़े व्यस्ततम जीवन को जी रहे हैं, तो इस सुनसान नगर जगह पे दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यानी जो प्रेम रूपी भूमि है वह ज़्यादा उपजाऊ है। यानी नगर की चकाचौंध में भी वह प्रेम, वह प्यार, वह आनंद नहीं है जो यहाँ की इस सुनसान भूमि में है। और पैरों के तले है एक पोखर, और वहीं पर एक पोखर है, एक तालाब है, उठ रही जिसमें लहरियाँ, उस तालाब का जल लहर ले रहा है। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियाँ। यानी उस वहाँ पे जो तालाब है उसके किनारे जो भूरी भूरी घास लगी हुई हैं वह भी उस तालाब के जल के साथ लहरें ले रही हैं, हिलोरें ले रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, यानी एक गोल खंभा है वह जो चांदी की तरह चमक रहा है, यानी वह पानी के प्रतिबिंब से चमकता हुआ दिखाई देता है और आँखों को भी चमकाता है। यानी वह खंभा जो है वो चांदी की तरह चमक रहा है और वह हमारी आँखों को भी चमकाता है। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, यानी उस तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि जल को पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, यानी इनकी प्यास कब बुझेगी, कब इनकी प्यास समाप्त होगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, यानी चुपचाप एक बगुला वहीं जल में, तालाब के जल में टांग डुबाए हुए, यानी पैरों को जल के अंदर किए हुए चुपचाप खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने समाधि ले ली हो। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, यानी जहाँ वो मछलियों को देखता है, चंचल सी मछलियाँ उसको तैरते हुए नजर आती हैं, वहाँ पर उसकी ध्यान तंद्रा, यानी जो बिल्कुल शून्य सा खड़ा है उसकी ध्यान तंद्रा टूट जाती है और लपक के अपने चोंच से मछली को उठा लेता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, यानी फटाफट उस मछली को चोंच में दबाता है और गले के नीचे निगल जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक चिड़िया है जिसका माथा काला है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, यानी अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे यानी पंखों को फड़फड़ाती है। टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, यानी वह भी चिड़िया जो है वह अपनी नज़रों को गड़ाए हुए है और उजली मछली को देखते ही टूट पड़ती है, तुरंत चोंच मारती है और झपट्टा मार लेती है अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। और एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर, यानी अपनी पीली पीली चोंच में मछली को दबा लेती है और दूर उड़ती है गगन में
और आसमान में कहीं दूर उड़ जाती है। तो इस पंक्ति में कवि क्या विशेष कह रहा है, इसमें यह बता रहा है कि यहाँ कवि ने तालाब के किनारे पाए जाने वाले जीव जंतुओं की क्रियाकलाप का साकार चित्रण किया है। यानी तालाब के किनारे जो जीव जंतु होते हैं वह किस तरह से अपने क्रियाकलाप को करते हैं, अपने कार्य को कैसे करते हैं, उसका साकार चित्रण है। नगरीय शोर शराबे से दूर गांव की मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया। यानी नगर से दूर, यानी जो शोर शराबा है, शहर का जो शोरगुल वाला माहौल है, उससे दूर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है बच्चों। धैर्यपूर्वक अपने कार्य को संपन्न करने की प्रेरणा दी गई है। धैर्यपूर्वक कार्य करने का तात्पर्य है बच्चों बगुला और पक्षी से, जो कि बिल्कुल शांत शून्य की तरह खड़े होते हैं और अपने भोजन को देखकर तुरंत झपट्टा मारते हैं और निगल लेते हैं। और तत्सम प्रधान शैली का प्रयोग, यानी तत्सम प्रधान शब्दावली है। तो आगे की पंक्तियाँ आइए देखते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं बच्चों, और यहीं से, यानी यहीं से जो है भूमि ऊंची है जहाँ से, यानी जहाँ से भूमि यानी पहाड़ी एरिया शुरू होता है। चित्रकूट की पहाड़ियों का वर्णन है। तो भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, वहाँ से रेल के लिए, ट्रेन को जाने के लिए पटरी बनाई गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, यानी ट्रेन का टाइम यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, यानी आज़ाद हूँ। इस गांव के माहौल में, इस गांव के यानी जो ग्रामीण परिवेश है हमारे आगे पीछे, जो सौंदर्य है, इसमें मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ और मुझे कहीं जाना नहीं है। यानी मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, यानी बिना गढ़ी हुई, अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, यानी जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी ऊंची हैं, नीची हैं, तो कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, वह गढ़ी हुई, यानी न समतल की गई हैं, न ऊपर जाने के लिए वो बराबर की गई हैं, वह कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। दूर दिशाओं तक में, दूर दूर तक ऐसी ही सड़कें, ऐसा ही माहौल फैला हुआ है बाँझ भूमि पर। बाँझ भूमि से तात्पर्य है बच्चों की वहाँ की जो भूमि है वह उपजाऊ नहीं है, यानी वहाँ फसल नहीं होती। बाँझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, यानी कटीले जो पौधे होते हैं, रीवा के या कांटेदार जो वृक्ष हैं वह उगे हुए हैं। उस पथरीले बंजर भूमि पर कटीले पेड़ कहीं न कहीं इधर उधर उगे हुए हैं। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, वो कांटेदार भी हैं और कुरूप हैं, यानी जिनका कोई सौंदर्य नहीं है, वह देखने में अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। और सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, यानी तोते का स्वर। सुग्गे का मतलब तोते का स्वर, टे टे करके कहीं मीठा मीठा सुनाई दे रहा है। यानी उस सुनसान एरिया में, जो वीरान सी जगह का वर्णन कर रहे हैं कवि, वहाँ पर सुग्गे का स्वर सुनाई देता है, टे टे करके सुन पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता है, यानी सुनसान एरिया को यह आभास दिलाता है कि यहाँ भी कुछ है। वनस्थली को मानवीकरण का रूप देते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ भी कुछ है, यानी कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। उठता गिरता, यानी वह उठता है गिरता है। सारस का स्वर, सारस की जो आवाज़ है, टिरटो टिरटो, कभी तेज, उठता गिरता से मतलब कभी तेज स्वर होता है, कभी धीमा स्वर होता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, यानी कवि कहते हैं मेरा मन हो रहा है इन्हीं के साथ मैं भी उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगल जोड़ी रहती है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मैं इस सारस के साथ उड़ जाऊं जहाँ सारसी के संग ये रहता है, यानी सारस का जोड़ा रहता है, यानी प्रेम को, जहाँ पे नायक नायिका का मिलन होता है, प्रेम का, यानी श्रृंगार रस का वर्णन इसमें हो गया बच्चों कि मैं यहीं पर इनके साथ उड़ जाऊं, इस जोड़े के साथ रूप में रहूं, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुनूं चुप्पे चुप्पे, यानी जोड़े के साथ यहाँ बैठूं और जो प्रेम रूपी वर्णन है वह एक दूसरे की बातें चुप्पे चुप्पे, चुपके चुपके से एक दूसरे के हृदय की भावनाओं को व्यक्त करूं और सुनूं या समझूं। अर्थात बच्चों कवि इसमें यह कहना चाहते हैं कि वह नगरीय जीवन से दूर ग्रामीण जीवन में जो प्रेम रूपी परिवेश है उसमें अपना जीवन बिताना चाहते हैं।
यानी शोरगुल से दूर, शहर की चकाचौंध से दूर, नगर गांव में रहकर प्रेम रूपी, यानी जो प्रेम है, जो प्यार है, जो सौंदर्य है, वह जो वातावरण यहाँ का है वह उसे जीना चाहते हैं। और प्राकृतिक, यानी जो प्यार है वह प्राकृतिक सहारों पर ही होकर रह गया है। अब शहर की चकाचौंध में कोई प्यार, कोई प्रेम नहीं है, तो उस गांव में कवि प्रेम का रूप ढूंढ रहे हैं और प्रेम रूपी उस नगर में निवास करना चाहते हैं, रह जाना चाहते हैं, वहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते हैं। और क्या कहते हैं कि इस ग्रामीण माहौल में, यानी ये जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उस सौंदर्य में वो विलीन होना चाहते हैं और प्रेम को यहीं पर जीना चाहते हैं। तो इसमें विशेष क्या है बच्चों? इसमें विशेष यह है कि वनस्थली का मानवीकरण किया गया, यानी वनस्थली जो सुनसान एरिया है उसमें सुग्गे की आवाज़ और सारस की आवाज़ का वर्णन है, रूप, यानी कहीं न कहीं आवाज़ सुनाई देती है। दूर दिशाओं कांटेदार रूपे सुग्गे का स्वर, सारस का स्वर में अनुप्रास अलंकार है बच्चों। दूर दिशा में द वर्ड की आवृत्ति है, कांटेदार रूपे में क की है, सुग्गे का स्वर में स की, सारस का स्वर में स की आवृत्ति है। तो यहाँ वर्ड की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है ऊंची ऊंची, मीठा मीठा, चुप्पे चुप्पे में, यानी जो पंक्तियां हैं ऊंची ऊंची, मीठा मीठा और चुप्पे चुप्पे में, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। ते ते और टेटो टेटो, यह आवाज़ का यानी ध्वन्यात्मक वर्णन है कि इसमें सुग्गे की और सारस की आवाज़ को बताया गया है। रेल, ट्रेन और टाइम ऐसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति घुल मिलकर एक कर दिए गए हैं। प्रकृति और संस्कृति को घुल मिलकर एक करने से तात्पर्य है बच्चों कि यहाँ पर कवि ने जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस सौंदर्य को मिलाकर अपने प्रेम का, यानी जिस जुगल जोड़ी से सारस रहता है उस जुगल जोड़ी से, यानी मैं अपनी नायिका के साथ यहीं पर आके बस जाऊँ और अपने प्रेमालाप को एक दूसरे के ऊपर व्यक्त करें, तो इसका मतलब है कि अपनी संस्कृति, यानी प्रेम रूपी जो हमारी संस्कृति है वह और प्राकृतिक सौंदर्य एक माना गया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पर समझ में आ गया होगा और मेरा ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।